बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग एक अहम शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिनका ताल्लुक़ जमशेदपुर से है। उन्होंने तदरीसी खिदमात अंजाम दी है जमशेदपुर में, और एक ज़माने से उस शहर में मुकीम है। वहाँ की अदबी फ़ज़ा को बनाने में काफ़ी नुमायाँ रोल उन्होंने अदा किया है। उस शख्सियत का नाम है प्रोफ़ेसर अहमद बद्र। अहमद बद्र का असली नाम सैयद बद्र अहमद है और बद्र तखल्लुस। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक वो 9 फरवरी 1958 ईस्वी को मुज़फ़्फ़रपुर के नवाह में एक मरदुम खेज़ बस्ती मोहम्मदपुर मुबारक में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम बद्र अहमद रखा, लेकिन इक़बाल वाजिद ने अहमद बद्र नाम तजवीज़ किया। दादा सैयद मोहम्मद शौकत मुज़फ़्फ़रपुरी शायर भी थे और नात गोई में ख़ास दिलचस्पी रखते थे। वालिद सैयद सिराज अहमद गरचे महकमा पुलिस में थे, लेकिन अदब का आला ज़ौक़ रखते थे। गांव में दो काबिल ज़िक्र जो उनके मासिर हैं, उनमें रज़ा मेहदी और असद रिज़वी के नाम ख़ास तौर पर अहमियत के हामिल हैं, जिनके साथ ये मिल बैठकर बचपन में अदब की बातें किया करते थे और तबादला ख़याल भी करते थे। साथ ही मुशायरों और अदबी महफ़िलों में शिरकत फरमाते थे। 17-18 बरस की उम्र में अहमद बद्र मुस्तकिल तौर पर अपने नानिहाल खानकाए मुनइमिया कमरिया मतीन घाट पटना सिटी चले गए। पटना के ज़माने ही से शेर व शायरी का आगाज़ किया। सिलसिला नाम का एक अदबी इदारा उन्होंने कायम किया, जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों के इश्तराक से कई अहम मुशायरे और मुज़ाकरे मुनक़िद कराए, लेकिन बुनियादी तौर पर बच्चों की तालीम पर ही उनका ज़हन मरकूज़ रहा, और ख़ास तौर से जो उर्दू की तालीम है, क्योंकि उनका ज़ाती ख़्याल है कि बच्चों के अंदर मादरी ज़बान को सीखने का जज्बा पैदा किया जाए तो वो मुस्तक़बिल के रोशन मीनार बन सकते हैं। ये काम सूबे में उर्दू एकेडमी के बनाने से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अहमद बद्र ने तरहट एकेडमी मुज़फ़्फ़रपुर से 1973 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1975 में बिहार यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़रपुर से ISC की डिग्री हासिल की। उसी यूनिवर्सिटी से बितरतीब 1983 में BA, 1985 में MA उर्दू के इम्तहान वगैरह पास किए। 1986 में उन्होंने फ़ारसी अदब में भी MA किया। उसके बाद कुछ अरसे तक खुदा बख्श लाइब्रेरी में रिसर्च फेलो की हैसियत से काम करते रहे। 1995 से 2003 तक उन्होंने नेशनल लिटरेसी मिशन के रियासती रिसोर्स सेंटर ADRI में असिस्टेंट और डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर अपनी खिदमात अंजाम दी। 3 नवंबर 2003 ईस्वी को उन्होंने करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर के शोबा उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से ज्वाइन किया और 20 साल तक बच्चों की ज़हनी आबियारी करते रहे। 28 फरवरी 2023 को मुलाजमत से सुबकदोश हुए। इस दौरान वो अदब की खिदमत भी करते रहे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़बानों के हवाले से काम भी उन्होंने किया है। उनकी तसानीफ़ की फ़हरिस्त ज़्यादा तवील नहीं है, लेकिन पहली किताब है कहाँ से लौट आए, ये सफ़रनामा हरमैन शरीफ़ैन है। 2012 में जब वो खाने काबा की ज़ियारत के लिए या फिर हज बैतुल्लाह के लिए गए थे, तो वो सफ़रनामा एक तरह से है। दूसरी किताब है हासिल मुताला, जो उनकी तनक़ीदी किताब है। इसमें उन झारखंड के हवाले से कई अहम मज़ामीन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये किताब 2003 में इशाअत से हमकिलान हुई। तीसरी किताब अभी आई है, शेरी मजमूआ है साहिबान शीशे का, 2022 ईस्वी में। इनकी तसानीफ़ से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने ठहर ठहर कर लिखा है और उजलत से काम नहीं लिया है। जैसा कि आजकल हम अदीबों को देखते हैं कि वो उजलत पसंद होते हैं और वो बहुत जल्द अपनी शोहरत कमाना चाहते हैं, जबकि अहमद बद्र के साथ ऐसा मामला नहीं है। शायरी का मजमूआ कदर ताख़ीर से शाये हो रहा है, साहिबान शीशे का। इसमें कई अहम गज़लें जो हमें यानी कारी को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। आइए हम इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। डॉक्टर अख्तर आज़ाद ने इनका इंटरव्यू लिया है। आज हम उनकी चीज़ों को गौर से सुनेंगे और उनके ज़िंदगी के तजुर्बात को देखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आज यकीनन बेहद खुशी की बात है कि हम सब एक अहम काम के लिए यहाँ जमा हुए हैं। गालिब नशतर साहब एक ख़ास मकसद के तहत जमशेदपुर आए और मेरे करीब खाने पे अहमद बद्र साहब का इस वक्त हम सब मिल करके इंटरव्यू लेने जा रहे हैं।
जमशेदपुर में उर्दू अदब और ख़ास तौर पे उर्दू शायरी के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो उसमें मुझे लगता है कि दो सीनियर नाम सैयद अहमद शमीम, असलम बद्र को अगर छोड़ दूं और उसके बाद का जिक्र करूं तो उस सफ में सबसे पहला और बेहद अहम नाम अहमद बद्र साहब का है। तो अहमद बद्र साहब ने सिर्फ शायरी ही नहीं की बल्कि अपने बाद की नस्ल की बेहतरीन रहनुमाई भी की और इन की देख रेख में नई नस्ल जो है वो परवान चढ़ रही है और बहुत सारे नाम सामने आए हैं जो बाद में गुफ्तगू में सामने आएंगे। मैं अपनी इस गुफ्तगू के आगाज़ में सबसे पहले ये जानना चाहूँगा बद्र साहब से कि उनका अपना जो ताल्लुक़ है वो किस सूबे से है, किस रियासत से है और उनकी जो अदबी शायरी की जो शुरुआत है वो कहाँ से और कब, किस तरह से और मुहर्रिक कौन सी चीज़ें जो है वो रही है। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इज़्ज़त अफजाई की, इस लायक समझा कि मेरे बारे में मुझसे कुछ दरियाफ्त करें। जहाँ तक आबाई वतन का ताल्लुक़ है तो मेरा ताल्लुक़ बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले से है और मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में मुज़फ़्फ़रपुर शहर से नज़दीक 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, एक बस्ती है मोहम्मदपुर मुबारक, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और ये गांव बड़ा मरदूम खेज़, बड़ा अदब नवाज गांव रहा। बहुत अरसे से यहाँ कई 100 साल से शोरा का ख़ास करके सना निगाह लिया था। कोई अदीब तो मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन शायरों की एक रवायत वहाँ रही। मेरे मासरीन में उस गांव में हम लोग 3 ऐसे लोग थे, ऐसे यंग शायर थे जो जाने पहचाने जाते थे। रज़ा मेहदी, असद रिजवी और मैं, और इतराफ़ में भी शायरी का माहौल था। और जो लोग शायर नहीं भी थे वो भी अदब नवाज थे, अदबी ज़ौक़ रखते थे और बड़ा अच्छा माहौल था। नशिस्तें होती थीं, छोटे छोटे मुशायरे नक़ीद होते थे। तो बचपन से एक ऐसा माहौल मिला जहाँ उर्दू हमारे आसपास मौजूद थी और ज़िंदा थी, मुतहर्रिक थी। तो नाम अहमद बद्र बाद में अहमद बद्र हुआ। पहले वालिदैन ने जो नाम रखा था वो बद्र अहमद था। वो बाद में एक शख्स हुआ करते थे जिनका नाम इकबाल वाजिद था, बिहार से ही ताल्लुक़ था, गया से। बीच में वो चले गए थे सऊदी, गालिबन इंतकाल भी उनका वहीं हुआ, काफ़ी दिन वहीं रहे। उन्होंने एक दिन कहा कि इस बद्र अहमद से अच्छा है अहमद बद्र कर दीजिए, और सबने उस पर मोहर लगा दी, तस्दीक कर दी कि ये सही कह रहे हैं। और उस दिन से हो गया तो हो गया। मुज़फ़्फ़रपुर शहर में मैं अपनी अगर नौजवानी की बात करूं 76, 77, 78 से 80 तक की, तो ये आलम था कि अगर आप कोई नशिस्त करना चाहते हैं तो 1 घंटे की नोटिस पे 30-40 शायरों को जमा कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। उर्दू हिंदी का भी एक मिला जुला बड़ा अच्छा माहौल था, एक दूसरे की महफिलों में लोग आते जाते थे। तो इसकी वजह से एक ऐसा माहौल अपने आप दस्तयाब हो गया जिसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। बैठे बैठे ही आप अगर ज़ौक़ है और तबीयत मौजू है तो आपकी शायरी चल पड़ती। तो वो वैसे ही हुआ। हम लोग 15-16 साल की उम्र से पढ़ने लगे नशिस्तों में, मुशायरों में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा पहले तो बचकाना था, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा लिखा आता गया। हम लोग ने ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल, जैसे 4-5 लोग जो होते थे इकट्ठे कहीं बैठ जाते थे, और जब भी बैठे तो जिसने जो नया कहा होता था वो एक दूसरे को लोग सुनाते थे, और बहुत तनकीदी निगाह से लोग उस पर नज़र डालते थे और फ़ौरन बरजस्ता कह देते थे। उस वक्त वो जो माहौल था उसमें मैं अगर नाम लूँ मुज़फ़्फ़रपुर में तो मंजर एजाज,
ज़फ़र अदीब, सिबगतुल्लाह हमीदी, प्रोफेसर ख्वाजा अमीन, रोशन मुज़फ़्फ़रपुरी, जमाल अहमद नुसरत, अली अहमद मंजर और बहुत से नाम ऐसे लिए जा सकते हैं जो नहायत एक्टिव थे। उसमें से कुछ आज भी एक्टिव हैं। तो ये माहौल मिला। नौजवानी में मुजफ्फरपुर में ही रहे, पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई, बिहार यूनिवर्सिटी से, मैट्रिक, इंटर। और असल में इंटर मैंने साइंस से किया था और बीएससी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान वालिद की अलालत की वजह से पढ़ाई में रखना आ गया, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बीच में कई साल तक पढ़ाई छूटी रही, फिर वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद दोबारा जब शायरी पढ़ाई का आगाज़ हुआ तो फिर हमने उर्दू से बीए किया और उर्दू से ही फिर बाज़ाब्ता एडमिशन लेकर के यूनिवर्सिटी से एमए किया, फिर फ़ारसी में एमए किया, सब बिहार यूनिवर्सिटी से किया। हालांकि उस दौरान मैं पटना शिफ्ट हो चुका था। वालिद के इंतकाल के बाद पटना रहना सहना ज़्यादा हुआ और पटना में भी अदबी माहौल मौजूद था, बहुत अच्छा था। पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी में मैं रहा, शोहरा आफाक लाइब्रेरी, हर शख्स जानता है उसको। वहाँ 3-3.5 साल खुदाबख्श लाइब्रेरी की फेलोशिप में रहा, तो बहुत अच्छा एक माहौल वहाँ मिला, पढ़ने लिखने का, इल्मी माहौल, अदबी माहौल। और वहाँ के अंजुमनों के प्रोग्राम में शरीक होता रहा। तो इसी तरह से फिर धीरे धीरे कुछ अशार कहने आ गए। एक जो बात मुझे मालूम है कि पटना में जब आप रह रहे थे तो सिलसिला एक अदारा के तौर पर आप लोगों ने चला रखा था और उसके तहत बहुत सारे काम शायरी के हवाले से या नस्र के हवाले से भी ये कर रहे थे। तो इसकी वजह मतलब कि क्या महसूस हुई? ये एक अदबी इदारा था जिसके बानियों में आप मुझे भी शुमार कर सकते हैं। उसकी शुरुआती दौर से ही हम ही लोगों ने एक टीम थी, एक ग्रुप था जिसने इसको कायम किया सिलसिला के नाम से। और कई मुशायरे, कई मज़ाकरे और कई लेक्चर और किताबें, ये सब होता रहा। लेकिन बुनियादी तौर पर इसका काम था बच्चों की तालीम का। ये सब भी साथ साथ हम करते थे। बच्चों की तालीम में ताउन देना, मदद करना, उनके लिए कुछ वजीफ़ों वगैरह का इंतज़ाम करना, ये ज़्यादा होता था। लेकिन साथ साथ अदबी काम काफ़ी हुआ, इशाती काम भी काफ़ी हुआ। बच्चों के लिए बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट वर्क जो है आप आज भी किसी न किसी नहज पे जुड़े हुए हैं और उन दिनों भी कर रहे थे। तो बच्चों के अदब पे ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? ख़ास तौर पे मुझे जो इल्म है कि शायद 30-40 छोटी छोटी किताबें और बच्चों के लिए किस तरह से कहानियाँ लिखनी है, या फिर जो है प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे आपने काम किया है उर्दू हिंदी दोनों के साथ जो है। बहुत बहुत सही आपने याद दिलाया या इशारा किया उसकी तरफ। दरअसल जैसा मैंने कहा कि सिलसिला में बच्चों की तालीम पर हम ध्यान देते थे और मेरा ज़ाती तौर पर यह मानना है कि प्राइमरी और प्राइमरी से के बाद की सतह जो होती है अपर प्राइमरी की, इस सतह पर बच्चों पर ध्यान देना, ख़ास करके अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू की तालीम पर ध्यान देना उर्दू एकेडमी कायम करने से ज़्यादा अहम काम है। इसलिए कि यही बच्चे जो आज प्राइमरी और अपर प्राइमरी में हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे और फिर यूनिवर्सिटियों में दिखाई देंगे। ये सिलसिला नीचे से मुनक़ता हो रहा है, ये सिलसिला धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है, तादाद घट रही है। तो जाहिर है कि ऊपर भी तादाद घटेगी। तो सिर्फ अहमद जमाल पाशा ने अपनी एक निशानियों के मजमूए का नाम रखा था पत्तियों पर छिड़काव। तो पत्तियों पर छिड़काव करने से पेड़ की सेहत नहीं बचती है, जड़ों को सींचना ज़रूरी है। इसलिए बच्चों की तालीम पर हम ध्यान देते थे। और जहाँ तक बच्चों के अदब का मामला है तो दरअसल वो बच्चों का अदब था नहीं, वो उन बालिगों का अदब था जिन्होंने देर से पढ़ना शुरू किया। मेरा जैसा मैंने जिक्र किया,
तालीम बालगा का जो 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 सरकारी जी एक प्रोग्राम था, अब तो बराए नाम रह गया है। मैंने खुदाबख्श लाइब्रेरी का जिक्र किया। लाइब्रेरी के बाद मैंने नेशनल लिटरेसी मिशन का जो रियासती मरकज़ वसाइल नेशनल स्टेट रिसोर्स सेंटर था, जिसका नाम एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट था पटना में, वहाँ काम करने का मौका मिला। वहाँ एक तवील अरसे तक, तकरीबन 10 साल तक वहाँ मैंने काम किया। तो वहाँ काम यही था कि ऐसा अदब तख्लीक करना जो फ़ायदेमंद हो लेकिन आसान हो, कारामद बातें की गई हों लेकिन वो ज़बान बिल्कुल बच्चों जैसी सहल हो। इसका फ़ायदा होता था कि जो नए पढ़ने वाले होते थे, नए सीखने वाले होते थे, वो उसको आसानी से पढ़ पाते थे और समझने के लिए उनको किसी दुश्वारी उनको नहीं होती थी। और ये सही कहा आपने कि बहुत किताबें, उर्दू की किताबें भी, और उर्दू के अलावा हिंदी और दूसरी ज़बानों में भी किताबें, बिहार के इलाक़ाई ज़बानों में भी किताबें तैयार की, और बहुत गहरा ताल्लुक़ इन चीज़ों से रहा। उन्हीं दिनों जब आप ये काम कर रहे थे तो उर्दू के बहुत अहम नाकिद या फिर जो कॉलेज के लाइन में थे, जिनके हाथ में बहुत कुछ था, प्रोफेसर मोहम्मद शफी ने आपको इंटरव्यू में जब एक बार देखा तो उन्होंने कहा था कि आप क्या कॉलेज में आना चाहते हैं, या इस तरह की कुछ बातें हुई, और आप फिर प्रोजेक्ट वर्क में ही रह गए। इसकी पीछे की कुछ वजूहात अगर हैं और जिसे आप इशारतन कुछ अर्ज करना चाहें तो हमारे नाजरीन के लिए ये। अपने नाम ले लिया, वरना गालिब ने कहा कि दावर हशुदरा नाम अमाल न दे, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। दरअसल जब मैं खुदाबख्श लाइब्रेरी में था, उसी ज़माने में मैंने, चूँकि एमए कर चुका था उर्दू में भी और फ़ारसी में भी, तो मैंने नेट का भी एग्ज़ाम दिया था, और पहली बार में नेट हो भी गया था, क्वालिफाई। फेलोशिप नहीं हुई थी लेकिन नेट क्वालिफाई कर गया था। दोबारा फिर कभी कोशिश की नहीं, उसके लिए वक्त नहीं था उसके बाद। और जाहिर है कि एमए करना और नेट करने का मकसद होता है कि आदमी कॉलेज की तालीम में कुछ आगे बढ़ सके, उसमें शरीक हो सके, लेकिन मौके नहीं थे। लेकिन जब उसकी जगह खाली हुई और उसके लिए इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैं भी उम्मीदवार था, मैं भी गया। और जब इत्तेफाक से वो आखिरी दिन था जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, और आखिरी दिन का भी आखिरी हिस्सा था। मेरे बाद शायद 1-2 और कोई बचा था, या शायद नहीं, आखिरी तो मैं नहीं था, एक आध ज़रूर बाहर बैठे हुए जिनका मेरे बाद हुआ होगा। और ये इंटरव्यू 10 दिन तक चला था, तो ये वो 10वां दिन था। जाहिर है इंटरव्यू लेने वाले भी 10 दिन से इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी उकता चुके होंगे। तो मैं गया तो मुझसे सवाल कुछ करने चाहे लोगों ने, उसमें से कई जो जानने वाले लोग थे जो इंटरव्यू में थे, बड़े बड़े लोग बाहर से आए थे, लेकिन इत्तेफाक है कि वो जानते थे, कहीं ना कहीं मुलाकात होती थी। तो उन्होंने कुछ पूछना शुरू ही किया था। वहाब साहब ने कहा कि अरे क्या इनसे सवाल कर रहे हैं आप, थोड़ी अशार सुनाइए। तो मैंने कहा कि अशार किसके अशार। तो फिर सबने एक दूसरे को देखा। वहाब साहब ने फिर कहा कि अपने अशार सुनाइए। तो मैंने अपने अशार सुनाए, 10-12 शेर सुनाए। फिर उसमें से एक साहब ने पूछा कि दिल्ली से आए थे, उन्होंने पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हैं। गर्चे वो भी जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनका लेक्चर 1 हफ्ता पहले हमने कराया था वहाँ। तो मैंने शुरू ही किया था कि वहाब साहब ने खुद ही बता दिया कि अरे ये ऐसे ये कर रहे हैं, उसमें है, ऐसे है, बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था उस ज़माने में। तो फिर यही इसी तरह की बात हुई, रस्मी बात, कुछ नहीं, कोई सीरियस बात नहीं हुई। और फिर हुआ कि ठीक है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चला है। उसके बाद भी एक इंटरव्यू हुआ जिस वक्त चेयरमैन शमशाद साहब थे। उस वक्त भी इत्तेफाक से जो लोग इंटरव्यू लेने वाले थे वो अदबी हल्के से चूँकि ताल्लुक़ था, तो वो उसमें से भी जान रहे थे।
उस बार भी कोई सीरियस सवाल नहीं हुआ, सिर्फ इधर उधर की बातें हुई और हुआ कि ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। तफाक ये है कि मैं तकरीबन 10 साल, जैसा मैंने कहा, मैं नेशनल लिटरेसी मिशन के उस स्टेट रिसोर्स एंड SRC में रहा और उसी ज़माने में खुद करीम सिटी कॉलेज का एक इश्तहार आया कि यहाँ कोई जगह खाली है और उसकी खबर एक साहब ने दी और उन्होंने कहा कि अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ आए, यहाँ इंटरव्यू हुआ, इत्तेफाक से यहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो फिर जाहिर है वो जगह छोड़ के मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद फिर वहाब साहब एक बार प्रिंसिपल के इंटरव्यू में आए। मेरे बाद प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट उसे 1-2 दिन के अंदर ही कुछ था जी, जकरिया सर वाला, जकरिया साहब का इंटरव्यू था, उसमें वो आए थोड़े ही दिन के बाद। तो मुलाकात हो गई, बल्कि मैं मिलने गया, मुलाकात क्या, जाहिर है बड़े थे और मैं इज्जत करता हूँ। मिलने गया तो वो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुमने कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, तुमको अगर आना था तो तुमको पहले कहना चाहिए था। जिस वक्त हमने अप्लाई किया था और तो हमने कहा कि फॉर्म तो भरा ही था, इंटरव्यू देने गए थे, अब इससे ज्यादा हम क्या करते। ये नहीं कहा, लेकिन ये मकसद ये था, मैंने कहा भाई हमने तो फॉर्म भी भरा था उसका और इंटरव्यू भी देने गए थे। तो उन्होंने बहरहाल उन्होंने ये जाहिर किया कि अगर मैं उनसे मैंने कहा होता तो शायद मेरा कर देते। वल्लाह चलिए, ये नहीं होना जमशेदपुर वालों के लिए एक नेक फाल रहा कि आप मुमकिन है कि ये भी बात रही हो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से आपकी वहाँ एक पहचान थी और लेक्चरशिप की तरफ हो सकता है कि उन्होंने दूसरी तरह से देखा और लगा हो कि शायद होने के बाद भी कहीं आप नहीं आए। लेकिन उसके बाद एक फायदा तो जमशेदपुर वालों को हुआ। नहीं, जब तक मैं यहाँ आया तब तक डिप्टी डायरेक्टर हो चुका था। अच्छा, तो ये हम लोग की और खुशनसीबी कि डिप्टी डायरेक्टर को हम लोगों ने जमशेदपुर में एक कॉलेज के लेक्चरर की हैसियत से जो है ज्वाइन करवाया। और यकीनन जमशेदपुर में ख़ासतौर पे करीम सिटी कॉलेज में जो एक माहौल रहा था इब्तदाई दौर में, जिस वजह से जमशेदपुर में करीम सिटी कॉलेज की अपनी एक पहचान थी, उसमें उर्दू का बहुत बड़ा रोल था। ज़की अनवर, नज़र शहाब, सैयद अहमद शमीम, इसके अलावा महमूद वाजिद भी कुछ दिन तक यहाँ रहे, लेकिन वो कॉमर्स वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी एक पहचान ये रही थी। आपके आने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा 2-3 नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब ज्वाइन किए, एक नाम मंजर काज़मी का छूट रहा है, तो वो एक अहम नाम। लेकिन आपको क्या लगा कि आपके ज्वाइन करने के बाद आप उसी अदारे में हैं जहाँ ये 4-5 अहम लोग रह चुके थे, या फिर उसी तरह की तालीम और तरबियत जो है उर्दू के हवाले से करीम सिटी कॉलेज में दी जा रही थी? आपने उसको किस तरह से संभालने की कोशिश की और कितनी कामयाबी हुई? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि करीम सिटी कॉलेज का एक इमेज उसकी में पहले से मेरे जहन में था और तमाम लोग, हर पढ़ा लिखा आदमी इस कॉलेज को जानता था। और वो जो एक विरासत जिसका भी आपने जिक्र किया जो यहाँ की थी, उससे हर शख्स पढ़ा लिखा आदमी, जो अदबी ज़ौक़ रखने वाला आदमी वाकिफ़ था कि कौन होगा जो मंजर साहब को न जाने और ज़की अनवर को न जाने, मंजर काज़मी को न जाने, जाने पहचाने नाम थे। और मेरे लिए वाकई इसमें एक बड़ा बहुत कशिश थी इस बात को लेके भी, 2 बातों की वजह से। एक तो ये कि यहाँ ट्रांसफ़र का कोई मामला नहीं है, इस कॉलेज में जो आया वो यहीं से रिटायर होगा, ये एक बहुत बड़ा जिसको प्लस पॉइंट कहते हैं वो था। और दूसरा ये कि इस कॉलेज का बहरहाल एक नाम था, इसकी एक पहचान थी अपने। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये शहर मजदूरों ने बसाया और अनपढ़ मजदूरों ने बसाया है। अभी तक एक बड़ी तादाद तालिब इल्मों की वैसी है जो पहली बार उनके घर में कोई पढ़ा लिखा है, पहली बार किसी ने मैट्रिक किया है, बीए किया है, एमए किया है, घर का माहौल पढ़ाई का नहीं है। दूसरी बात जो उर्दू के साथ है, शायद हर जगह हो कि जब किसी सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं हुआ तो उर्दू में एडमिशन ले लिया। जिन घरों में उर्दू बोली जाती है, जिन घरों में उर्दू का माहौल है, साफ ज़बान, अच्छी ज़बान, शुस्ता ज़बान बोली जाती है, वो तमाम बच्चे एक तो
साइंस पढ़ते हैं या कुछ और कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स भी पढ़ते हैं, तो कम से कम उर्दू तो नहीं पढ़ते हैं। और बेशतर तो शहर से बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। जो उर्दू पढ़ते तो यकीनन अच्छा करते, इसलिए उनका एक माहौल था। लेकिन उर्दू के नाम पे जो बच्चे, अब हिस्ट्री में नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स में नहीं हुआ, पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुआ, तो उर्दू में कर लिया। ये इसकी वजह से जो माहौल जैसा मैंने सोचा था और जैसा मैं चाहता था वैसा तो खैर नहीं था माहौल, इसलिए कि तलफ़्फ़ुज़ से लेकर के और एक रवायत उर्दू की जो है उससे नावाकियत और घर का माहौल ज़बान का नहीं होना, इससे थोड़ा सेटबैक हुआ। फिर जो पढ़ के जैसे आते हैं, जाहिर है एक बुनियाद कॉलेज में आने से पहले मैट्रिक और इंटर में एक बुनियाद बन जाती है, तो वो बुनियाद भी कमज़ोर थी, है कमज़ोर, लेकिन जाहिर है उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। फिर उन तालिब इल्मों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ा, ज़्यादा उनको पढ़वाना पड़ा, उनके साथ थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ी, और उसके अच्छे नताइज भी सामने आए कि फिर धीरे धीरे तादाद बढ़ी, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी और अच्छे स्टूडेंट्स भी आने लगे, अच्छा करने लगे। या उस वक्त तक तो यहाँ सिर्फ बीए होता था, मैट्रिक एमए करने के लिए रांची जाना पड़ता था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता शहर में ही एमए की पढ़ाई होने लगी, तो उसके बाद फिर मेयार में भी फ़र्क आया है। गरचे अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उर्दू का बहुत अच्छा माहौल है, तालीमी एतबार से, अदबी एतबार से बहुत अच्छा है। तालीमी एतबार से अगर कहें तो आज भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कि जो जिनको उर्दू पढ़ाना चाहिए वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। एक तो बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, और उसके बाद जब जाहिर है कि जब वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया तो क्यों उर्दू ऑनर्स लेगा, क्यों उर्दू, एक सब्जेक्ट उर्दू अगर उसके पास 50 नंबर 100 नंबर का कोई है तो है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं। हमने हमेशा ये बात देखी कि उर्दू के डिबेट में, उर्दू की तकरीर में या उर्दू के मज़मून नवीसी में जो बच्चे उर्दू पढ़ रहे थे, जो उर्दू ऑनर्स के बच्चे थे, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उनका होता था जो कॉमर्स के होते थे या साइंस के होते थे या मास कम्युनिकेशन के होते थे, इसलिए कि वो अच्छे उर्दू माहौल से आए हुए होते थे, उनकी बुनियाद मजबूत होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सूरत हाल बदलेगी, इसलिए कि अब सेकंड जनरेशन भी आ रही है, अब ऐसे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जिनके वालिदैन भी पढ़े लिखे हैं, तो अब फर्क तो पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर, फिर पटना, और पटना के बाद जमशेदपुर आपकी आमद हुई, और अदब का सिलसिला मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ, परवान पटना, ये पटना के आसपास हुआ, और मुझे लगता है कि वो जो पुख्ता उम्र में आप जमशेदपुर पहुँचे और यहाँ आपने अपने तौर पे जो है एक माहौल भी बनाया, एक हल्का भी बनाया, और कई अहम काम जो है अंजाम दिए। क्या अभी आपको लोग पटना या मुजफ्फरपुर के हवाले से लोग जानते हैं, या आपकी आमद जमशेदपुर में होने के बाद 3-4 किताबें जो आई हैं वो जमशेदपुर में आने के बाद आई हैं? सफ़रनामा है आपका, मज़ामीन का मजमूआ हासिल मुताला, और शेरी मजमूआ शीशे का साहिबान, और साथ साथ आप तहकीक पे जो रसाइल निकाल रहे हैं तहकीक के नाम से, तो ये चारों काम या कारनामा मैं कहूँगा जमशेदपुर आने के बाद हुआ। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? चूँकि आपके रिटायरमेंट के बाद कुछ लोगों ने सवाल किया था या कुछ इस तरह की बातें हो भी रही थी, आप जमशेदपुर छोड़ने वाले हैं, तो जमशेदपुर के साथ आपका जो लगाव है अदबी, उसमें आप इस वक्त अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सवाल, और वो इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि शायद हम लोग नहीं चाहते कि आप यहाँ से दूसरी जगह जाएं। नहीं, सवाल मुश्किल भी है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जहाँ से आबाई निस्बत है वो बदल नहीं सकती है। मुजफ्फरपुर जाहिर है आबाई जगह है, वो रहेगी और ताल्लुक़ भी रहेगा। पटना ने बहुत कुछ दिया, एक पहचान दी, और अगर पटना ना आए होते तो शायद जमशेदपुर भी ना आते।
इसलिए पटना का की जो जगह है वो भी बरकरार रहेगी और रिश्ता आज भी जिंदा है। लेकिन जो अहमियत जमशेदपुर की है मेरी ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है। इसलिए कि मैं यहाँ आने से पहले जो कुछ कर रहा था वो मुलाजमत थी, वो जो काम मिल गया वो कर रहा था। यहाँ मैं अपनी पसंद के काम में आया था। वो जो पहली ख्वाहिश थी कि एमए करने के बाद या नेट कंप्लीट करने के बाद कि एक लेक्चरशिप या उर्दू पढ़ाने का कहीं मौका मिले, वो जाहिर है यही मिला। और ये नौकरी ऐसी होती है, ये भी मुलाजमत है, लेकिन ये मुलाजमत ऐसी होती है कि ये एक तरह से आप अदब से खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में तो ये मान लिया जाता है कि आप उर्दू के अदीब हैं, ये सवाल मुश्किल ज़रूर है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए कि हर जगह की अपनी अहमियत है। मुजफ्फरपुर की अहमियत ये है कि वो मेरा आबाई मकान है और उससे रिश्ता जो है वो रहेगा इंशाल्लाह है। पटना की अपनी अहमियत है इसलिए कि वहाँ मैच्योरिटी शऊर वहीं ज़्यादा बेदार हुआ और पटना की वजह से ही मैं जमशेदपुर आ पाया। लेकिन जमशेदपुर की अहमियत अपनी जगह पर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ आने से पहले मैंने जितने काम किए खुदाबख्श लाइब्रेरी में या नेशनल लिटरेसी मिशन में या और भी कहीं, तो वो सारे काम ऐसे थे जो मिल गया, ये जॉब मिल गई, ये मुलाजमत मिल गई और मैं उसमें लग गया, उस काम को करने लगा। लेकिन जो अपनी फितरी ख्वाहिश थी या जो एक अंदर से एक तमन्ना थी कि हाँ उर्दू पढ़ाने का काम मिले, जिसके लिए मैंने एमए किया या जिसके लिए नेट किया, वो ख्वाहिश या तमन्ना या आरज़ू वो तो जमशेदपुर आके पूरी हुई। इसलिए जमशेदपुर की अहमियत बहरहाल सबसे ज़्यादा है। और 20 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं एक उर्दू के उस्ताद की हैसियत से, मौल्लिम की हैसियत से। और उसके साथ साथ एक उससे ज़्यादा अहम बात ये हुई कि चूँकि जैसा पहले भी जिक्र हुआ कि इस कॉलेज की में एक विरासत रही है शायरों की, अदीबों की, तो मेरे ज्वाइन करते ही ये मान लिया गया, अपने तौर पर लोगों ने ये मान लिया कि ये तो अदीब होंगे ही, शायर होंगे ही। मुझे ये अपने आप को मुतारिफ कराने की, तारुफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हफ्ते 10 दिन के अंदर से ही मैंने रमज़ान में ज्वाइन किया था और ईद के बाद से प्रोग्रामों में बुलाया जाने लगा। वाह। तो उससे ये हुआ कि कहीं कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी यहाँ कि हाँ मेरा नाम ये है और मैं इस कॉलेज में आया हूँ और मैं उर्दू पढ़ाता हूँ या उर्दू शायरी से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, वो कहना नहीं पड़ा। वो अपने आप एक सिलसिला शुरू हो गया और वो आज तक जारी है। एक उससे अच्छी बात ये हुई कि इस शहर ने बड़े खुले दिल से कबूल किया। जितने सीनियर लोगों का आपने नाम लिया, मंजर शहाब साहब, शेख मुजफ्फरपुरी साहब, जौहर बलियावी साहब, असलम बद्र साहब, सैयद अहमद शमीम साहब, ये जितने लोग जो मेरे ज़माने में थे या अभी भी जो लोग बाकायदा हयात हैं, उन्होंने जितनी मेरी सलाहियत हो सकती है उससे ज़्यादा अहमियत दी। इसमें ये इकरार करना ज़रूरी है कि मैंने अपने को उस लायक नहीं समझा, लेकिन इन लोगों ने सब ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत शफकत दी और बहुत इज्जत दी। उसकी वजह से इस शहर में पहचान ज़्यादा आसानी से बनी। और जो हालत मैंने मुजफ्फरपुर के बयान की थी, तकरीबन वही हालत यहाँ की भी थी कि यहाँ भी हर नशिस्त में 25-30 शायर होते थे और पाबंदी से नशिस्तें होती थी। कई इदारे थे जो अपने अपने तौर पर प्रोग्राम छोटे पैमाने पर सही, लेकिन अदबी नशिस्तें, शेरी नशिस्तें, अफसानवी नशिस्तें मुसलसल होती रहती थी और अलग अलग तंजीमें, अलग अलग इदारे उनको कराते रहते थे। उसमें तकरीबन तमाम प्रोग्राम में मेरी भी शिरकत
होती रहती थी और आज तक होती है। उर्दू में भी हिंदी में भी दोनों जगह शिरकत होती है और उसकी वजह से जाहिर है कि आमतौर से जो माना जाता है कि उर्दू का उस्ताद जो होता है वो न पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ाता भी नहीं है ये एक गलतफहमी है। तो पढ़ने लिखना एक मजबूरी हो गई, इसलिए कि अगर आपको प्रोग्राम में शरीक होना है, अगर आपको मकाले पढ़ना है, अगर किसी किताब की पढ़ना भी है और लिखना भी किसी है। किताब की रुनमाई में आपको बोलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस शहर ने मुझे पढ़ने पर भी मजबूर किया और पढ़ाना तो खैर काम का हिस्सा था और कुछ कहने पर कुछ लिखने पर मुसलसल आमादा किया, तैयार किया, मजबूर किया। यही वजह है कि सबसे पहले जो किताब मेरी आई सफ़रनामा, तो हज का सफ़रनामा चूँकि उसी दौरान लिख लिया था इसलिए छप गया, वरना शायरी के मजमूए से पहले मज़ामीन का मजमूआ आया। इसलिए कि हर किताब जो छप रही थी उस पर या तो मुझे छपने से पहले लिखना होता था या छपने के बाद लिखना होता था। या तो छपने के पहले लिखा तो किताब में शामिल है, तकरीबन 20 किताबें ऐसी होंगी जिसमें मेरा मजमून शामिल होगा, और जो छपने के बाद जब इजरा हो रहा है या उस पर कोई सेमिनार हो रहा है या प्रोग्राम हो रहा है तो लिखना पड़ा। तो लिखने पढ़ने के लिए मुझे मजबूर किया इस शहर ने। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो खैर बहुत अच्छा हुआ। हाँ, जहाँ तक मज़ामीन की बात हुई, एक मजमून आपने मुझ पे भी, मेरे अफसानों पे लिखा है और ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि जमशेदपुर आने के बाद मुझसे पहली मुलाकात शायद 2 नंबर रोड में हुई थी और मुलाकात होते ही आपने जिक्र किया था अफसानी मजमुआ जो पहला है मेरा बाबिल का मीना, कि वो मैंने पढ़ रखा है या पढ़ा है, और बगल में मस्जिद से किसी लड़के का जिक्र था कि उनके पास जो किताब आई थी वहाँ से जो है, और फिर फ़ौरन उसके बाद मेरी किताब जो है एक शम्स निशान की गाथा की रस्म रुनुमाई थी, और उसमें यही जुमला जो आप कह रहे हैं कि शहर के बहुत सारे लोगों पे जो है आपने लिखा है, लेकिन उसमें ये था कि रस्म रुनुमाई से पहले किताब का मिल जाना और मिलने के बाद उस पर काम करना एक खुशी वाली चीज़ जो है। तो वो किताब ऐसा तो नहीं कि जमशेदपुर में जितने लोगों पे आपने लिखा है, चूँकि बिल्कुल इब्तदाई दौर में जो है वो रस्म रुनुमाई 2005 जनवरी में हुई थी। आपकी ज्वाइनिंग मुझे लग रहा है कि 3 के आसपास नवंबर में। तो किन किन लोगों पे इब्तदाई दौर में आपने यहाँ काम किया और कौन कौन लोग आपको मजबूर किए हैं काम करने पर? एक तो जैसे मजहर करीम ने जमशेदपुर के मजबूर किया, तो एक बड़ा काम सामने आया। 21 से 25 लोगों के जो शेरी मजमूए थे, उस मजमूए को आपने बहुत खूबसूरती के साथ जो है एक मजमून की सूरत में सामने लिया है। जामे नहीं, शहर के शेरी मजमूए के नाम से उसमें उस वक्त तक तकरीबन 25 मजमूए मुझे हासिल हो पाए, जो कुछ मेरे पास थे, कुछ मैं किसी से लिए जिनके पास थे, कुछ को सिर्फ देखने का और छूने का और पलट के देखने और नोट करने का मौका मिला, इसलिए कि जिनके पास था वो देना नहीं चाहते थे, एक ही कॉपी बची है। तो लेकिन इस बहाने ये सही कहा आपने कि मंजर कलीम साहब का, मरहूम का एहसान कहा जाएगा कि उन्होंने लिखवा लिया मुझसे, वरना ये आसान काम नहीं था, बहुत बड़ी मेहनत का काम था कि तमाम शेरी मजमू को देखना और उन पर ऐसा लिखना। एक तो उसके 2 पहलू हैं, एक तो किताब की जानकारी, सफ़ात, पेश लफ्ज़ किसका है, उसमें और भी क्या कितनी नज़में हैं, कितनी गज़लें हैं और क्या क्या हैं, वो उसकी तफसीलात, और उसके बाद एक अपना एक नोट या उसमें एक राय उनकी शायरी से मुताल्लिक़ अशार के हवाले से। ये इस तरह के काम उन्होंने करवाए। लेकिन सैयद नमश शमीम से लेकर के और मंजर शहाब साहब, जवाहर बलियावी साहब, शेख मुजफ्फरपुरी और बहुत सारे यहाँ के जितने मोतबर नाम हैं, शहदा चीनी सरदार थे हमारे, शहदा चीनी, असलम बदर, और बड़े अच्छे शायर अग्निकुंड जिनका शेरी मजमूआ है। इन तमाम लोगों पर लिखने का मौका मिला कि इसलिए कि ये लोग
इन लोगों ने बिल्कुल मजबूर किया कि नहीं, आपको लिखना ही होगा और आपको पढ़ना ही होगा, आपको बोलना होगा। तो ये मोहब्बत थी इन लोगों की, एक लगाव था, एक या मेरे साथ एक ताल्लुक था, एक भरोसा था। वरना तकरीबन 40 मजमून मैंने लिखे होंगे यहाँ के लोगों पर, यहाँ की किताबों पर। ये शेरी मजमूए की इशाअत के फ़ौरन बाद, चूँकि 1-2 में मैं भी शामिल रहा जिसमें आपके पास गया हूँ, उसे सिफारिश कह लें या दरख्वास्त कह लें या कोई नाम दे दें, उसमें एक शख्स को ज़रूर अफसोस रहा है कि वो काम नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये माहौल आपने कैसे तैयार कर लिया अपने लिए? ये सवाल हो सकता है कि बहुत दूसरी तरह से हो कि जो भी नई नस्ल के लोग हैं या पुराने भी लोग हैं, वो अपनी किताब की इशाअत के वक्त ये जहन में रखते हैं कि आपसे कुछ लिखवा लें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा माहौल तैयार होने में मेरा हाथ नहीं है। ये इत्तेफाक है कि अब जब बड़े लोग नहीं रहते हैं तो जो छोटे होते हैं वही बड़े गिने जाते हैं। तो अब उनको नज़र आ रहा है कि यही दो लोग हैं, यही 4 लोग हैं, इन्हीं से यही लिखेंगे। और मेरे साथ एक दुश्वारी ये थी कि बहुत आसानी से किसी को ना नहीं कह पाता था मैं। मरवत और ताल्लुकात, वो एक साहब को ना किया है जिनका आपने जिक्र किया, वो तो खैर नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कमाल की बात है कि उन्होंने इसका जिक्र कर दिया कि मैंने उनकी किताब पे नहीं लिखा। ये जिक्र करके भी मेरे किताब में मैं शामिल हो गया। तो सारे लोग बड़ी मोहब्बत से और बहुत दबाव के साथ एक ताल्लुक का अपने वो इजहार करते हुए और कहते थे कि हमारा हक है कि हम आपसे कहें कि आप इस पर लिखिए। इसलिए भी दूसरी बात यह कि जिनके साथ रोज़ाना उठना बैठना है, नशिस्तों में बैठना है, शामिल होना है, उनकी शायरी सुननी है या उनको अपनी शायरी सुनानी है, उस पर इजहार ख्याल करना था। मैंने बाहर के लोगों पे बहुत कम लिखा है, जमशेदपुर से कम लिखा है लेकिन कम लिखा है, इसलिए कि यहीं के लोगों पर इतना लिखा है कि उसके बाद शायद मौका ना मिलता हो उसके साथ ज़्यादा। अपनी किताब जो मेरा शेरी मजमुआ है वो भी ताखिर से आने की वजह वही है कि दूसरों के नहीं इसी तरह के कामों में लगे रहे। अब उसमें अपनी चीज़ें जमा करने का एक तो मिजाज नहीं था वैसा कि सारी चीज़ें बहुत से लोग सलीके से रखते हैं, जैसे आपके पास छोटी से छोटी चीज़ ही बहुत एरेज की हुई बहुत कायदे से मिल जाएगी। मेरे पास तो कल जो मैंने गज़ल पढ़ी है वो भी तलाश करेंगे तो शायद दुश्वारी होगी मुझे। लेकिन बहरहाल इस शहर ने, फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि यहाँ की नई नस्ल से लेकर पुरानी नस्ल तक सब ने ये भरोसा जताया कि नहीं, आपको मेरी किताब पर या मेरी शायरी के बारे में या मेरे अफसाना निगारी के बारे में लिखना है। और अक्सर लिखा भी मैंने और लोगों ने पसंद किया। गरचे कभी कभी किसी को मुमकिन है कोई बात नागवार भी हुई हो, इसलिए कि मैंने किसी अफसाना निगार को प्रेमचंद के बराबर नहीं ठहराया और किसी शायर को गालिब और मीर के बराबर नहीं ठहराया, लेकिन जो मेरे हिसाब से उनके यहाँ जो खूबियाँ थी उसको उजागर करने में मैंने किसी वकालत से काम नहीं लिया। एक बहुत बड़ा नाम, बहुत अहम नाम, और आप जोगा सिंह अनवर का नाम याद नहीं आ रहा था अग्निकुंड के हवाले से जी। उसमें आप तो सारे प्रोग्राम को तरतीब देने में आपकी जिम्मेदारी थी और ये थोड़े बहुत हाँ नहीं अब प्रोग्राम में मैं था जी हाँ राइट। तो मुजफ्फरपुर के हवाले से अगर बात करें तो एक अहम नाम शहर में क्या नाम सेंस निकल रहा है किस शोबे से? शायरी से जो बहुत बड़े शायर, उस्ताद शायर मुजफ्फरपुरी का जिक्र था। शायर मुजफ्फरपुरी जी, एक अहम नाम। आप बिल्कुल उनसे आपकी उनसियत भी है और मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी रिश्तेदारी भी जो है वो रही है। उनके इर्द गिर्द शायरों का एक इज्तिमा जो है वो नज़र आता था और यहाँ जो नई नस्ल है उस नस्ल को बहुत तराशने में उनका एक अहम रोल है। मुझे ये लगता है कि उनकी वफात के बाद अब लोगों की नज़र जिस एक शख्स पे है वो आप हैं।
ये हो सकता है कि आप उस ढंग से नहीं देख रहे हो, या फिर आप अगर देख भी रहे हो तो आप शायद उसका इजहार उस तरह से नहीं कर पाए। तो अब ये है कि और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने शागिर्दों को के साथ जो वक्त दिया था, जो मेहनत उन्होंने की थी, खुलेआम अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो पसे पर्दा आप उसी तरीके से वो सारा काम अंजाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि कई एक शायर जो बिल्कुल नई नस्ल के हैं, बल्कि बिल्कुल कम उम्र जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह के शोरा जो है हमारे सामने आ रहे हैं, अदबी महफिलों में वो देखे जा रहे हैं, मुशायरे पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों का अपना जो मतलब कि उसमें एक आपके साथ जुड़े हुए हैं जो करीम सिटी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, गौहर अजीज हैं, मैं उसको उस सफ में नहीं रख रहा हूँ, वो आपके दोस्तों में, लेकिन इसके बावजूद ये है कि नई नस्ल की आपने तरबियत की, तो वो आपको कैसा लग रहा है अभी? मतलब मैंने जैसे जिक्र किया कि मजदूरों का शहर रहा, लेकिन यहाँ मजदूरों के साथ साथ मजदूरों के फौरन बाद कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग भी आए, और शुरू से ही एक माहौल, अदबी माहौल भी, कम से कम उर्दू का तो बहुत शुरुआत के दौर से है, बाकी ज़बानों का भी धीरे धीरे हुआ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पहले अगर बात करें तो हबीब आरवी, बद्र आरवी और सालिक आरवी, ये तीनों आरा के थे, और बीजेड माइल, ये 4 हजरात ऐसे थे पहले, अगर पहले दौर की बात करें तो, जिनके यहाँ शागिर्दों का अच्छा खासा हुजूम होता था, और उनके पास एक हल्का होता था शहर में। और बाद में वो आ गए थे यहाँ दकनी, रौनक दकनी सीमा भी, तो उनके भी शागिर्दान का, खास करके जो जिनका ताल्लुक दक्कन से था, जिन लोगों का, उनका एक हल्का था। तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और यहाँ एक माहौल बनाया। जो माहौल हम लोग आए तो वो माहौल मौजूद था पहले से, और उसके असरात देखे जा सकते थे। उसके बाद जो नस्ल आई, उसके बाद जो एक खेप आई, उसमें इस बात की कमी दिखाई दी कि फिर कोई अपने पास उस तरह से शागिर्दों को जमा नहीं कर पाया। उसकी वजूहात हो सकती है और उस पर गुफ्तगू करना इस वक्त ज़रूरी नहीं है, लेकिन शायख मुजफ्फरपुरी के साथ एक ख़ास बात थी कि उनका दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता था। और वो तमाम शायर जो आज अच्छे मुतबर शायर कहलाते हैं, पढ़ते हैं, किताबें जिनकी शाया हो चुकी हैं, जिनको उस ज़माने में कोई नहीं पूछता था, उनके लिए एक वाहिद ठिकाना था शायख मुजफ्फरपुरी का दरवाज़ा, क्योंकि वो सबको सुनते थे, सबसे मोहब्बत से पेश आते थे, सबकी इस्लाह करते थे, और जिस हद तक वो मदद कर सकते थे सबकी वो करते थे। और ये वजह उनसे लोगों के एक तरह से लोगों के गुस्से का भी सबब था कि उनके पास सब क्यों जाता है। लेकिन चूंकि वो सबको उस तरह से अपने दामन में समेट लेते थे, तो उनका मुकाबला तो इस दौर में कोई नहीं कर सकता है। 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा शागिर्द उनके हैं जिनके नाम मौजूद है। अभी तो खैर तकरीबन तमाम जो बिल्कुल नए शायर नहीं है, उनसे पहले का तकरीबन तमाम उन्हीं के शागिर्द हैं। ये मेरे आने तक यहाँ जब मैं आया तो ये दौर चल रहा था और शायर साहब का हल्का था। मेरे बुजुर्ग थे, मुझे बहुत अजीज रखते थे। मैंने कभी इस्लाह किसी से नहीं ली, उनसे भी नहीं ली, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पढ़ते वक्त अगर उनके चेहरे पर कुछ आया या कुछ वो चौंके, तो बाद में अगर हमने पूछा कि खैर कुछ आप कहना चाह रहे थे, तो वो खामोशी से कह देते थे कि इसके जगह पे ये होता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो ये एक तरीका था उनका कि वो बर्जस्ता किसी को टोकते नहीं थे बरसरेआम। यहाँ ऐसे भी लोग थे जो मजलिसों में माइक पर या पढ़ते वक्त ही वो उसको काट के और उसको सही करने लगते थे, जिसकी वजह से लोग बिदक जाते थे। लेकिन उनका रवैया इतना नर्म था, इतना अच्छा था कि वो सबकी इस्लाह कर देते थे। और मैं एतराफ़ करता हूँ इस बात का कि कई दफ़ा उन्होंने
कहा है कि ये अच्छा होता ना, ऐसे कर लेते तो अच्छा होता। तो ये जो तरीका उनका था, ये मुझे भी उसका फायदा हुआ है। उनके बाद ये आपने सही कहा कि चूंकि वो अकेले थे इस तरह के, और उनके बाद कोई नहीं बचा इस शहर में जो सबको समेटे और लेके। और मैंने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की, ना करता हूँ, लेकिन इतना है कि अगर कोई फ़ोन पे बात करके या आ करके या दे करके कि ज़रा सा एक बार देख लीजिए, तो जो मुझे मुनासिब लगता है मैं उनको राय दे देता हूँ। कहता हूँ कि अगर ये कर लीजिए, उसी तरीके से, उसी अंदाज से कि ये कर लीजिए तो बेहतर है, ये भी रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये कोई शागिर्दी उस्तादी का मामला नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे लोगों की तादाद अच्छी खासी है। सिर्फ जमशेदपुर में नहीं, जमशेदपुर के बाहर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वक्तन फवक्तन, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, एक गज़ल 2 गज़ल भेज दी उन्होंने कि ज़रा सा पढ़नी है, देख लीजिए। अगर उसमें कोई बात काबिल एतराज़ हुई या कोई गलत हुआ या कवायद की, ग्रामर की तस्कीर किसी चीज़ की गलती है तो निशानदेही कर देते हैं। कभी कुछ बता भी देते हैं कि इस तरह से कर लीजिए, कभी कहते हैं कि ये गलती है, खुद से ठीक कर लीजिए। तो चल रहा है ये कोई, इसमें कोई जताने की बात नहीं है, कोई फहरिस्त बनाने की बात नहीं है कि मैं फहरिस्त बनाऊं कि फलां लोगों की मैं इस्लाह करता हूँ। ये एक काम है जो करना चाहिए हर उस शख्स को जो पढ़ा लिखा है और जो उर्दू की खिदमत करना चाहता है। खिदमत ये भी है कि जो लोग मुशायरों में और नशिस्तों में पढ़ रहे हैं, अगर वो पहले दिखा लेते हैं आपको और आप उनकी वो गलती उसकी निशानदेही कर देते हैं कि ऐसे कर दीजिए, तो जाहिर है कि वो जाएंगे वहाँ तो अच्छा पढ़ेंगे। तो उससे मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल उर्दू का फायदा तो जरूर है। फायदा है इसलिए कि वो बच्चे अगर बड़े होकर के कुछ कर गए इस लाइन में, तो हर हाल में आपका नाम जो है वो फिर सामने आएगा। वो बच्चे खुद जो है, नहीं, मैंने तो देखा है कि जिनके बारे में लोग जानते हैं कि कौन किसका शागिर्द है, उसके वो अपने उस्ताद का नाम नहीं लेता है और बोलने पर बिगड़ जाता है। ऐसा भी है। मुझे इसका कोई शौक नहीं। एक बात आपने कही, नई नस्ल और नए, ये मैं तकरीबन बहुत जगह जाता हूँ, डाल्टनगंज, रांची, हजारीबाग, कुल्टी, हसनसोल, नशिस्तों में, कभी छोटे मोटे मुशायरों में भी जाता आता रहता हूँ। तो एक खास उम्र के नीचे के लोग नहीं के बराबर दिखाई देते हैं। इसलिए कि ये जो अभी जो कॉलेज में है, स्कूल तो में तो खर्च मुश्किल है, लेकिन अगर कॉलेजेस में 25 साल से अंदर के नीचे वाले शायद ही कहीं कोई दिखाई देता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी 8, 10, 12 जमशेदपुर में एक नई खेप दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत उसमें मुमकिन है करीब सिटी कॉलेज का या मेरा या गौहर अजीज़ का कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन जाहिर है कि हम किसी को खड़ा करके शायर नहीं बना सकते कि तुम आओ मेरे पास आया करो और तुम शायर हो जाओगे। उसके अंदर अगर उसकी सलाहियत है, उसके अंदर अगर जज्बा है, वो अगर किसी चीज़ को, इसलिए फ़न तो सीखने की चीज़ नहीं है, निखार सकते हैं। लेकिन अब कोई चाहे कि 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्च करके और नहीं वो गायक बन जाए और सुरीला, उसका बेसुरा है सुरीला हो जाए, नहीं हो सकता है। उसको वो पैदा होता है सुरीला, सुर होता है उसके गले में, तभी वो गा सकता है। उसी तरह से शायरी का मिजाज है, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। तो ये इसीलिए कह रहा हूँ कि उन बच्चों के अंदर एक बात थी, उनके अंदर एक ख्वाहिश थी, एक जज्बा था, कहने की तमन्ना थी, एक सलाहियत थी। इस सलाहियत जब सामने आई हम लोगों के और वो आया सामने, तो फिर उसको थोड़ी सी उसको रंग रोगन किया गया या उसकी हौसला अफजाई की गई। उसके टूटे फूटे अशार भी अगर हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत ठीक। नस्ल जो है, नस्ल में लोग जो है वो कम नजर आ रहे हैं। तो इसमें खास तौर पे जो कॉलेज में लोग हैं, उनका कसूर है या मुझ जैसे अफसाना निगार या नस्ल से जुड़े हुए लोगों का? नहीं, सवाल ये है कि लोग क्यों नहीं आ रहे, बच्चे नस्ल की तरफ रागिब क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल लेकिन शायरी वही उसको आसान लगती है या नस्ल?
नहीं, सवाल बहुत मुख्तसर में इसका जवाब। ये सवाल नहीं है, ये फिक्र है। ये एक बेचैनी है कि ऐसा क्यों है कि जहाँ 40 शायर दिखाई देते हैं वहाँ 4 अफसाना निगार क्यों नहीं दिखाई देते हैं। कई वजूहात हो सकती हैं जमशेदपुर के हवाले से भी, और ऐसे जनरल भी बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि शायरी को जो एक्सपोजर मिलता है वो कहीं भी खड़ा होकर के किसी मुशायरे में माइक पर खड़ा होकर अपनी 5 मिनट में अपनी गज़ल सुना सकता है, लेकिन अफसानों को ऐसी सहूलत नहीं हासिल है। उसके लिए एक संजीदा महफिल चाहिए और लोग तैयार हों कि हाँ हम एक 4 सफ़े का, 6 सफ़े का, 10 सफ़े का एक अफसाना 20 मिनट का, आधे घंटे का सुनेंगे। हमने अक्सर देखा है कि अफसानवी नशिस्तें बराए नाम होती हैं, बहुत कम होती हैं, अवामी तो शायद होती ही नहीं, मखसूस नशिस्तें होती हैं। तो जब वो सिर्फ कहानियों को, उसने थोड़ी बहुत कहानियाँ सिलेबस में, कोर्स में पढ़ी हैं, या जो मैगज़ीन, तो मैगज़ीन भी कम आता है, जो मैगज़ीन आता है उसमें कुछ कहानियाँ पढ़ी होंगी। अगर इस तरह का कुछ सिलसिला हो कि पढ़े लिखे लोग जिस तरह से मुशायरों में और नशिस्तों में जाते हैं, हालांकि उसमें भी बहुत बड़ी तादाद नहीं जाती है, उर्दू बोलने वालों का 5% भी नहीं जाता है, फिर भी उससे कुछ कम तादाद भी अगर अफसानी नशिस्तों में जाने लगे तो मेरा ख्याल से अफसाना लिखना उतना मुश्किल नहीं है। शेर में तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको वज़न है, बहर है, उरूज़ है, तमाम चीज़ों की जानकारी, शरई रवायत की जानकारी, और फिर और भी कुछ नयापन होना चाहिए। ये बहुत सी बातें अफसाने में भी हैं, ऐसा नहीं है कि अफसाना जो चाहेगा वो बैठ कर लिख देगा, उसके लिए भी एक ख़ास जहन होता है, लेकिन उस जहन को, उसकी जहन साजी हो नहीं रही है, उसके लिए कोई माहौल नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं कि अफसानेगारों की कमी है, ये मुमकिन है कि ये हम असातिज़ा की भी कमी हो, इसलिए कि हम शायरी को आसानी से पढ़ा लेते हैं, छोटा सा पीस होता है, अफसाना कहते हैं कि पढ़ के आओ, और उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें और किरदार नगारी उसकी और खुलासा और ये सब बता देते हैं। अफसाना उस तरह से उस जिसको माइन्यूटली कहते हैं, बारीकी से नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से शायद अफसाना लिखने का या नस्र लिखने का माहौल नहीं बन रहा है। शायरी को थोड़ा सा उसमें फौकियत हासिल है, आसानी है, ऐसा लगता है। लोग तुकबंदी भी करते हैं तो समझते हैं कि हम शायरी कर रहे हैं। ये सहूलत अफसाने के नस्र में हासिल नहीं है। चलिए, अब हम लोग गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, और बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर के उम्र के उस पड़ाव पे जहाँ आप जमशेदपुर में जी, और बहुत सारी चीज़ों को सामने रख करके बहुत कुछ आपने बताया है। और अब ये है कि जैसे कहानीकारों से ये जिक्र हो जाता है कि आप बेहतरीन कहानियों का नाम बताएं, तो यहाँ मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी पसंदीदा कुछ चीज़ें, कुछ अशार, ताकि ये महफूज हो जाए एक रिकॉर्ड के तौर पे कि एक फ़नकार अपनी तख्लीकात में से किस तख्लीक को या अशार में से किस शेर को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, या फिर वो आपकी एक पहचान है, आपकी वो एक आइडेंटिटी है, या फिर उस शेर को पढ़ने के बाद लोग सिर्फ ये कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ अहमद बद्र ही लिख सकता है। ये फैसला करना तो आने वाले वक्त का काम है। मुझे ये इतराफ़ है कि जिनको सबसे पहला शायर यहाँ का माना जाता है, उस्ताद शायर मौलाना अबुल फरह कमाली, मैं उनका एक शेर सुनाता हूँ। देखिए, ये आज से तकरीबन 100 साल पहले वो यहाँ शायरी कर रहे थे और उनका एक हल्का था। शेर सुनिए उनका कि मरने वालों का इत्तेहाद तो देख, मरने वालों का इत्तेहाद तो देख, अपनी बस्ती अलग बसाई। तो ये इस तरह की शायरी हो रही थी। उसके बाद अच्छे खासे अशार मेरे जहन में है सीनियर लोगों के, हबीब आरवी, बदर आरवी से लेकर के सालिक आरवी, बीजेड माइल के अशार तो ज़बानज़द हैं सबके। शेख मुजफ्फरपुरी के बहुत से अशार, बीजेड माइल की वो गज़ल जो है
जहाँ तीरगी को देखा वही अपने घर को फूका। मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। अब बेमिसाल गज़ल है उनके बाज़ अशार तो लोग अक्सर कोट करते हैं, एक सुनते सुनाते हैं एक दूसरे को। उनके अलावा भी शेख मुज़फ़्फ़रपुरी के शायर, कल भी एक नशिश थी, मैंने उनका एक आईने पर किसी ने कोई गज़ल सुनाई आईने से आपके हवाले से, तो मैंने कहा कि शेख मुज़फ़्फ़रपुरी का एक शेर सुनाया कि आईने का दूसरा रुख भी मिलेगा आईना। ये देखिए शायरी में आम तौर से क्या होता है कि एक गज़ल में ख़ास करके एक नामुमकिन बात कही जाती है और उसका जवाब पेश किया जाता है। बिल्कुल नामुमकिन बात है, आईने का दूसरा रुख भी मिलेगा आईना, देखने वाला मेरा दिल देखता रह जाएगा। ये शेर तो इस कम से कम 100 अशार ऐसे हैं इस शहर के शायरों के जो मेरे हाफजे में हैं। और मैं अपना कोई शेर तो इस वक्त सुनाने के का अहल नहीं हूँ। तो शेर नहीं तो गज़ल नहीं शेर या गज़ल भी नहीं, लेकिन ये है कि मैं फितरी तौर पर गज़ल की तरफ राग़िब हूँ। नज़में कही हैं मैंने, नात कही है मैंने, बहुत से असनाफ रुबाई भी थोड़ी बहुत कही है मैंने, लेकिन गज़ल के साथ एक उनसियत है, गज़ल के साथ एक जुड़ाव है। और ये कभी कभी एक जुमला मैं दोहराता हूँ, अमीर खुसरो ने एक जगह लिखा है कि 7 दिन से घोड़े की पुश्त पर हूँ, सफ़र में हूँ, इसलिए इस वक्त मसनवी नहीं कह रहा हूँ, गज़ल कहता हूँ। 5-7 शेर कह लिया है, गज़ल हो गई। तो ये बहुत से गज़ल ऑटो पर आते जाते भी हो जाती है, बस पर आते जाते भी हो जाती है, शायद इसलिए भी इस आसानी की वजह से भी गज़ल की तरफ ज़्यादा झुकाव है। लेकिन आप कह रहे हैं तो आप कह ही सकते हैं जिसकी वजह से इस शेरी मजमूए का उन्वान जो है। नहीं, वो भी शेर मेरा नहीं है, वो शेर एहसान दानिश का है। वो मेरे शेरी मजमूए का उन्वान जैसा आपने बताया कि यहाँ पर मौजूद है साहिबान शीशे का, और इसको मैंने इसके इंतसाब में उनका शेर एहसान दानिश का एक शेर दिया है, उसी के नाम इंतसाब किया है कि नहीं ये नहीं, उसका सफ़रनामा जो है ना मेरा, वो सफ़रनामे को एहसान दानिश के नाम मैंने मंसूब किया है, उस शेर के नाम के आ रही है एक आशना आवाज़, आ रही है एक आशना आवाज़, बेखुदी हम कहाँ से लौट आए, कि हम कहाँ से लौट आए मैंने वहीं से लिया था। और ये इस शेरी मजमूए का जो शेर, जिस शेर की वजह से इसका नाम रखा, वो शेर है कि ज़रूरी साया नहीं, साये का घना एहसास, ज़रूरी साया नहीं, साये का घना एहसास, बला से सर पे रहे साहिबान शीशे का। क्या और अब साहिबान वो भी शीशे का, बला से सर पे रहे साहिबान शीशे का। और 2-3 शेर गज़ल से सुना देते हैं। इरशाद। मतलब है कि मुसलसल आजमाया जा रहा हूँ, मुसलसल आजमाया जा रहा हूँ, यकीनन कुछ बनाया जा रहा हूँ। वाह। मुसलसल आजमाया जा रहा हूँ, यकीनन कुछ बनाया जा रहा हूँ, और मिटाकर ही बनेगी शक्ल बेहतर, मिटाकर ही बनेगी शक्ल बेहतर, बनाकर फिर मिटाया जा रहा हूँ। क्या बात है, मिटाकर ही बनेगी शक्ल बेहतर, बनाकर फिर मिटाया जा रहा हूँ। और शेर देखिए कि जहाँ से हर तरफ दूरी बराबर, जहाँ से हर तरफ दूरी बराबर, उसी नुक्ते पे लाया जा रहा हूँ, वाह, उसी नुक्ते पे लाया जा रहा हूँ। और शेर देखिए कि कोई बेराह करने पर तुला है, कोई बेराह करने पर तुला है, तभी तो वरगलाया जा रहा हूँ। क्या बात, वाह। जहाँ लाकर बिठाया था फलक ने,
जहाँ लाकर बिठाया था फलक ने, वहीं से फिर उठाया जा रहा हूँ। अच्छा। और आखिरी शेर के कठिन है राह आगे की तभी तो, कठिन है राह आगे की तभी तो मैं कांटों पर चलाया जा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि गज़ल के शायर गज़ल के जैसे हो सकें, लेकिन गज़ल कहना आसान है, लेकिन अच्छी गज़ल कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत खूब। 1 घंटे से ज़्यादा ये गुफ्तगू रही और हमारी आवाज़ पे आपने लबैक कहा और इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इस बहाने मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आपकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी हुई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया।